नाम भी है फंगल डिसीज के, टीनिया इन्फेक्शन, डर्मेटोफाइटोसिस ना। और इसका जो इन्फेक्शन है फंगल डिसीज का, फंगल इन्फेक्शन को क्लासिफिकेशन इसको 3-4 भाग में डिवाइड कर देते हैं। सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन, क्यूटेनियस फंगल इन्फेक्शन और सबक्यूटेनियस या फिर डीप। जो सबक्यूटेनियस जो सुपरफिशियल और क्यूटेनियस, ये इन्फेक्शन जनरली जो डर्मेटोफाइट्स हैं, जो टीनिया वर्सिकुलर, टीनिया अपना फेसी, बारबरा, नाइग्रा, ये सब जो है टीनिया सुपरफिशियल और क्यूटेनियस इन्फेक्शन में आते हैं, क्योंकि ये डीप पे तक नहीं आते। बाकी जो सबक्यूटेनियस है डीप इन्फेक्शन फैला सकते हैं, उसमें म्यूकोरमाइकोसिस होता है, मधुरा फुट होता है, कई जगह कैंडाइडा इन्फेक्शन है, ये जो है ये डीप इन्फेक्शन भी करा सकते हैं। तो अपन मेनली टीनिया जो है जो सुपरफिशियल और क्यूटेनियस है इन्हीं में फोकस ज्यादा करते हैं, क्योंकि ज्यादा अपने पास यही केस मिलते हैं। टीनिया इन्फेक्शन फंगल डिसीज का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये हाइफी बनाता है। ये ऐसे टाइप के हाइफी बनाते जाते हैं, और ये हाइफी जो है कहीं से भी, अगर अपन टॉवेल ओवल है उस पर भी टच करो तो उससे भी एक दूसरे से फैल सकते हैं। और बाकी एयर में भी रहते हैं, नोज के थ्रू भी अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चले आते हैं, वहां से भी इन्फेक्शन फैला सकते हैं। तो छूने वूने से भी फैल सकते हैं, बाकी एयर से भी ट्रांसमिशन हो सकता है। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? एक्सटेंसिव इचिंग और राउंड लीजन, साथ में और क्या हो सकता है, हेयर फॉल हो सकता है उसके कारण। अब ये राउंड लीजन है कहाँ कहाँ होते हैं, इसके हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन बनाया गया है। ये क्लासिफिकेशन कैसा है? टीनिया अगर सर पे हो रहा है तो उसको बोलते हैं टीनिया कैपिटिस। टीनिया ये बियर्ड रीजन पे हो रहा है, बियर्ड रीजन पे होता है उसको टीनिया बार्बरा। टीनिया ये जो चेस्ट और ये नॉन हेरी स्किन है यहाँ पे होता है टीनिया वर्सिकुलर। इचिंग जेनाइटल एरिया में होता है तो टीनिया क्रूरिस। अपीयरेंस तो अलग रहता है वर्सिकुलर का, जैसे देखने में अपीयरेंस भी अलग होता है। ऐसा वर्सिकुलर तो जैसे सेवगा बोलते हैं इसको, वाइट आ जाते हैं। ये नॉन हेरी स्किन है, नॉन हेरी स्किन में रहेगा तो उसको टीनिया बोलते हैं। फिर टीनिया फेस में होता है तो टीनिया फेसी। टीनिया फुट में होता है तो टीनिया पेडिस। नेल्स में होता तो टीनिया ओनिकोमाइकोसिस। और हाथ में हो रहा है तो उसको टीनिया मैनम। क्लासिफिकेशन अलग अलग है, ट्रीटमेंट लगभग उसमें सेम ही रहता है, सिर्फ नाम याद रखने हैं। तो इसमें से टीनिया जो फेसी है, ये टीनिया बार्बरा, टीनिया ओनिकोमाइकोसिस, टीनिया पेडिस, ये जो है ये थोड़े से डीप इन्फेक्शन कराते हैं, इनको ट्रीट होने में टाइम लगता है। सबसे रेजिस्टेंस होता है ओनिकोमाइकोसिस, क्योंकि यहाँ की ब्लड सप्लाई बहुत कम है, इसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल है। बाकी फेसी, पेडिस, बार्बरा, इनको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट देना पड़ता है, क्योंकि ये थोड़ा सा सबक्यूटेनियस इन्फेक्शन फैला देते हैं। बाकी टीनिया क्रूरिस, वर्सिकुलर, कैपिटिस, ये सब जो है इतना डीप नहीं रहते, उनको थोड़ा सा भी ट्रीटमेंट दे दो तो ठीक हो जाते हैं। क्लिनिकल फीचर में जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमने पिछली क्लास में बताई थी, इसकी नेक टू नेक डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होती है? सोरियासिस। और क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस होगी? ड्रग रिएक्शन, इंसेक्ट बाइट, एक्जिमा, बस यही है इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस।
इसको क्लासिकल हमने बताया था, क्लासिकल इसका जो राउंडेड रिंग लीजन होगा, रिंग लीजन के बीच में सेंटर फेयरिंग होगी, बीच में जो इतना एरिया है, इतना एरिया बिल्कुल क्लियर रहेगा। कई बार लेकिन ये होता है कि टिपिकल एपीरियंस मिल नहीं पाता है, क्योंकि उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाए या फिर उसमें आपने कोई क्रीम या लोशन ऑइंटमेंट लगा लिया हो, तो वो थोड़ा सा जो एपीरियंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन फिर भी जो राउंडेड रीजन और सेंटर क्लियरिंग थोड़ी बहुत अगर आप डीप तक देखोगे तो मिल ही जाएगी। इसकी डायग्नोसिस क्लियर कैसे करते हैं? अगर कोई डाउट होता है तो इसकी जो स्क्रैपिंग्स हैं, जो स्किन के साइड्स हैं, उसकी स्क्रैपिंग निकाल के उसको माइक्रोस्कोप में देखो, KOH माउंट बोलते हैं, KOH डाल के उसको माइक्रोस्कोप में देखो तो जो फंगल हाइपी है वो देखने लगते हैं। सिंपल सा टेस्ट होता है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बस उसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए कि आप उसको स्क्रैप करके कोई स्मीयर बना के उसको माइक्रोस्कोप से देख लो, बहुत इजी रहता है। अगर आप एक बार आपने देख लिया ट्रीटमेंट देने के बाद अगर ठीक नहीं हो रहा तो उसका बेटर है कि एक बार KOH माउंट करा लो, क्योंकि अननेसेसरी पेशेंट को 2-3 बार बुलाने से मतलब नहीं है। इसकी डेफिनेटिव डायग्नोसिस स्किन बायोप्सी से बनेगी, ये रेयरली रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि सिर्फ अगर आपको मैलिग्नेंसी सस्पेक्ट लग रही है तो आप बायोप्सी कराते हो, नहीं तो बायोप्सी तो नहीं कराते। या फिर अपन को मल्टीपल ट्रीटमेंट देने के बाद भी नहीं ठीक हो रहा है तब आप कराते हो। फंगल इन्फेक्शन की डायग्नोसिस बनाने में किसी को कंफ्यूजन तो होता नहीं है, डायग्नोसिस ज्यादातर बनी जाती है फंगल इन्फेक्शन की। मल्टीपल राउंडेड लीजन है, टिपिकल क्लियरिंग मिल रही है तो इसको बना देते हैं फंगल। अब आते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के लिए अपने पास ऑप्शन अवेलेबल क्या क्या है? ओरल, टॉपिकल, लोकल में आप दे सकते हो क्रीम या ऑइंटमेंट है, और पाउडर, लोशन अवेलेबल है, पाउडर अवेलेबल है, सोप भी अवेलेबल है, शैम्पू, बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। क्रीम यूजली अपन तब यूज करते हैं जब पेशेंट को जो एरिया है, एरिया लेस देन 10% ऑफ बॉडी सरफेस एरिया में अवेलेबल, मतलब फैला हुआ है, तो अपन क्रीम लगाएंगे। अगर मोर देन 10% बॉडी सरफेस एरिया में अवेलेबल है तो अपन सोप लोशन का यूज करेंगे, क्योंकि क्रीम तो फिर वो एक ही क्रीम एक बार में लग जाएगी। तो अगर मोर देन 10% बॉडी एरिया में अगर फैली हुई तो लोशन का यूज करेंगे, साथ में पाउडर और सोप एडवाइस करेंगे। लेस देन 10 में सिर्फ क्रीम की जरूरत है और कोई सी जरूरत नहीं है ना। बहुत ज्यादा एरिया में फैला हुआ है तो उसको बोलेंगे लोशन लो, ये पाउडर लगाओ और सोप का इस्तेमाल करो। लोकल में भी आपके पास ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं? एंटी फंगल एजेंट, एजोल ग्रुप है, एजोल ग्रुप में क्या आते हैं? कीटाकोनाजोल, क्लोट्राइमाजोल, लुलिकोनाजोल, इट्राकोनाजोल क्रीम अवेलेबल नहीं है, सेट्राकोनाजोल होगा ये है। इसके अलावा टर्बिनाफिन लोशन है, हमने तो नहीं देखी। तो टर्बिनाफिन की क्रीम है, ये दूसरा ग्रुप है। एक होती है, अब आते हैं ओरल में। ओरल में टैबलेट अवेलेबल है, एक टैबलेट ग्रेसियोफुल्विन, फिर एजोल ग्रुप आ जाएगा। एजोल ग्रुप में फ्लूकोनाजोल, आइट्राकोनाजोल, वोलिकोनाजोल, टैबलेट और में ये टर्बिनाफिन, ये दो तीनों अलग अलग क्लास की ग्रुप हैं। ग्रेसियोफुल्विन जो है इसको फंगल इन्फेक्शन की ड्रग ऑफ चॉइस बोलते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्टिव यही है और सबसे कॉस्ट इफेक्टिव भी है पेशेंट के लिए। ग्रेसियोफुल्विन है, रेजिस्टेंस डेवलप हो गया बहुत सारे पेरियड में, लेकिन फिर भी अगर आपको 100% क्लियर है आपकी डायग्नोसिस तो आप उसको बोल सकते हो ग्रेसियोफुल्विन ही देना चाहिए। म्यूकोरमाइकोसिस में क्या चल रहा था सर? म्यूकोरमाइकोसिस के लिए तो अपन है, क्या चल रहा था उसमें? म्यूकोरमाइकोसिस के लिए पोसाकोनाजोल चल रहा था, एक और था सर, पोसाकोनाजोल है, बाकी तो एम्फोटेरेसिन भी है, वो इंजेक्टेबल रहता है, इंजेक्टेबल में है एम्फोटेरेसिन बी, एम्फोटेरेसिन बी या फिर लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी। इंजेक्टेबल में भी सिर्फ एक ही फॉर्मुलेशन अवेलेबल है अपने पास।
सर नॉर्मल टीनिया वगैरह में भी दे सकते हैं ये बहुत कॉस्टली होते हैं भैया, हाँ। ये काय को देंगे टीनिया में। इसकी जो पोसाकोराजोल की है एक टैबलेट ही आएगी इसकी 200-250 रुपए की। का सीधा पा रहा था इसका स्वाद। हाँ तो जब इन्हीं से चीज एग्रेसिव फल भी 2-4 रुपए की ड्रग आती है उससे ठीक हो सकता है। तो इतने ऑप्शन अवेलेबल है अपन को। अगर बहुत कम एरिया में फैला हुआ तो अपन कोशिश करते हैं उसको क्रीम ही दें या फिर एक आध जो कॉस्ट इफेक्टिव ड्रग है वो दे दो, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन पहले से ही पता है, फंगल इन्फेक्शन को अपन जड़ से खत्म नहीं कर सकते। फंगल इन्फेक्शन क्या फेवर करता है इसकी, फंगल की फेवरेबल जगह, फेवरेबल चीजें क्या है, मॉइस्चर मिलेगा उसको, नमी मिलेगी, जहाँ पे आपको पसीना ज्यादा आता है उन एरिया में ज्यादा होगा ये। और हाइजीन ये एटमॉस्फेयर है, कूल जो है, कूल गर्मी में, अगर गर्मी में पसीना जरूर आता है, इसको हॉट से मरता है, गर्मी से मर जाती है फंगस। तो अगर आप उसको पेशेंट को बोलेंगे गर्म पानी से नहाने, हमेशा ही बोलना उसको। और ऐसे एरिया जिसके फैमिली में अगर किसी एक को फंगस है उसको बोलना है उसका जो टॉवेल है टॉवेल अलग से यूज करेगा, उसके जो बाकी चीजें हैं जैसे टीनिया पेडिस है तो उसकी जो चप्पल है, चप्पल कोई दूसरा पहनेगा तो उसको भी फैल सकता है। ज्यादातर अपनी ये स्विमिंग पूल वगैरह है, स्विमिंग पूल से बहुत कॉमनली फैलता है ना। स्विमिंग पूल में तो एक ही टॉवेल भी यूज करते हैं वही चप्पल यूज करते हैं, तो वहाँ बहुत कॉमनली फैलने के चांसेस रहते हैं। और ट्रीटमेंट कोर्स कितना रहता है इसका? तो वेरी करता है। अधिकतर पेशेंटों की यही कंप्लेंट रहती है कि जब तक मेडिसिन ली जब तक ठीक है फिर से हो गए। इसमें मेन जो है एजुकेशन, पेशेंट को एजुकेट करना है कि ये बीमारी जो है, ये बीमारी मॉइस्चर को पकड़ती है, मॉइस्चर को जब भी मॉइस्चर मिलेगा तो ये वापस आ जाएगी। अगर ये मेनली क्लोरिस है, टीनिया क्लोरिस कहाँ पे होता है, जेनाइटल एरिया में होता है, यही रिकरेंस करता है बार बार। टीनिया क्लोरिस है तो टीनिया क्लोरिस वाले को कुछ बोलना पड़ेगा, जो उसको पाउडर यूज किया है, ये पाउडर उसको कम से कम 1 to 2 ईयर के लिए यूज करनी है। उसको जो नॉर्मल पाउडर यूज करता है वो हटा के जो एंटी फंगल पाउडर है वो 1 to 2 ईयर के लिए यूज करे। एक बार उसको लीजन खत्म हो जाए, ओरल क्रीम जो है, क्रीम उसको तब तक देनी है जब कि इसका जो एरिया है वहां का जो पूरा जो पैच है पैच खत्म हो जाए तब तक के लिए क्रीम देनी है। उसके बाद पैच खत्म होने के बाद भी एटलीस्ट 15 डेज के लिए उसको ओरल और देना है। जितना भी लीजन था उसका, लीजन पूरा खत्म हो जाएगा तो क्रीम बंद कर देना है, लेकिन उसके बाद भी ओरल 15 डेज तक और देना है। और क्रीम पाउडर तो लगभग 1 से 2 साल तक लगाना ही है उसको, खासकर क्लोरिस में। तो पाउडर अगर आप लगातार लगा रहे हो तो वो बार बार रिकरेंस नहीं होगा, ये पक्की बात है। तो मेन उनका ये रहता है कि ये लोग जब भी जैसे ही अपन को दवाई खाई 5 दिन में रिलीफ मिल गया, इनकी जो है वो नहीं रहता, मेन रेगुलरिटी नहीं रहती, लगातार नहीं खाते मेडिसिन। जब तक ठीक लग रहा है, 5 दिन में ठीक लगा तो अपन ने दवाई खाई, दवाई खाने के बाद फिर से वो रेजिस्टेंस डेवलप होने लगता है, क्योंकि वो दवाई इरेगुलर हो जाती है। 5 दिन दवाई खाई, ठीक हो गए, उसके बाद 3-4 दिन फिर नहीं खाई, उसके बाद फिर से इचिंग होने लगी तो फिर खा ली, फिर थोड़े दिन बाद फिर बंद कर दी। तो ये है पेशेंट को एजुकेट करना है कि उसकी मेडिसिन स्टार्ट कर दो। तो स्टार्ट करने के बाद कम से कम जिनको रिकरेंस हो रहा है उसको 1 मंथ तक तो कंटिन्यूसली लेनी है मेडिसिन, ठीक है। 1 मंथ तक लो, 1 मंथ के बाद देखो लीजन जो है, लीजन कैसा है। लीजन अगर पूरा ठीक हो गया है तो क्रीम अपन उसको बंद करने बोल देंगे। लीजन ठीक नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत भी है तो क्रीम लगानी बोलेंगे जब तक पूरा लीजन खत्म हो जाए। लीजन एक बार खत्म हो गया उसके बाद 15 दिन तक और ओरल देना है टेबलेट, और यही पाउडर बता दो, पाउडर उसको 1 से 2 साल तक लगातार लगाता रहेगा तो रिकरेंस नहीं होगा। मेन होता भी यही है। दिक्कत 2 चीजें हो सकती है, या तो पहला वो ठीक नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा तो पहले आपको सिंगल एजेंट देते हैं। सिंगल एजेंट आप या तो फ्लूकोनाजोल दे दो या आइटाकोनाजोल दे दो। अगर इससे ठीक नहीं हो तो उसमें ऐड कर दो, टर्बिनाफेन ऐड कर दो। 2 एजेंट यूज कर सकते हैं। अगर इन दोनों एजेंट के बाद भी अगर ठीक नहीं हो रहा है फंगल इन्फेक्शन तो मोस्ट प्रॉब्ली आपकी डायग्नोसिस गलत है, आपकी डायग्नोसिस रिवाइज करो, उसका स्किन स्मीयर बनाओ, KOH माइंड करो, उससे पहले कंफर्म करो कि उसको फंगल डिसीज ही है या फिर और कुछ तो नहीं है। ज्यादातर पेशेंट, ये मैंने कभी देखा नहीं कि जो 2 दवाई देने के बाद पेशेंट ठीक ना होता हो। पेशेंट हमेशा ठीक हो जाते हैं, पेशेंट की एक ही कंप्लेंट होती है कि ठीक होने के बाद फिर से हो जाता है। तो यही है, उसको एजुकेट करना रहता है पेशेंट को। इसके लिए लगातार आपको जैसा बताया गया है वैसे ही करना है, ये पाउडर कभी बंद नहीं करना है।
1 ईयर के बाद वो उसको फिर नहीं चांस होने के बाद 1 to 2 ईयर के बाद ऑलमोस्ट रह जाता है उसको। ऐसे पहले हो फिर सकता है। वो भी देखना रहता है कि उसे फैमिली में है, फैमिली में और किसी को तो नहीं हो रहा है, वहां से फैलेगा तो नहीं वापस। उसके लिए टाइम चाहिए पेशेंट को, कम से कम आपको 2 से 3 मिनट तक पूरा समझाओ उसको जिसकी कि बीमारी क्या है। कमजोर होती है सर उसी को होता है। हैं? इम्यूनिटी वो तो फंगल इन्फेक्शन वैसे भी इम्यूनिटी कमजोर वालों को ही होता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है इम्यूनिटी कमजोर तो नॉर्मल लोगों को भी हो जाता है। फंगल इन्फेक्शन वैसे भी लाइफ में किसी न किसी को 1-2 बार होती है, थोड़ा बहुत फंगल इन्फेक्शन तो होता रहता है, फैलता नहीं है। जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उनको स्प्रेड बहुत जल्दी करने लगता है, इसलिए फंगल डिसीज जिनको भी होती है मोर देन 10% ऑफ बॉडी सरफेस एरिया अगर उनको कवर किया है तब उनका शुगर लेवल तो कराते ही कराते हैं। शुगर और RBS HIV ये 2 चीजें करा लेनी चाहिए जिनको रिकरेंट फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। सर नमी वाले कपड़े भी हाँ उसके लिए तो वो बोलेंगे उसको सॉफ्ट क्लॉथ पहनो, टाइट क्लॉथ नहीं पहनना है। दिन भर के कपड़े बदल के सो रात में सबके बोलना पड़ता है। इतना कोई करता नहीं है उसको बस ये बोल दो कि टाइट कपड़े नहीं पहनो, टाइट जीन्स ही नहीं पहनो जिनको टीनिया क्लोरिस होता है उनको, या फिर पाउडर ही लगा के बोलो। पाउडर लगाने से ही हो जाता है ज़्यादातर के जो टीनिया है ना वो पाउडर से ही हो जाते हैं ठीक। आप लगातार पाउडर लगाने के लिए बोलो उनको, नॉर्मल पाउडर की जगह वही पाउडर तो यूज करें, उसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है ना, सिर्फ आप जो नॉर्मल पाउडर लगाते हो उसकी जगह वाला पाउडर यूज कर लो। मेन दिक्कत है कि जब पेशेंट असिम्प्टोमेटिक हो जाता है तो वो कुछ लगाने की इच्छा नहीं करता, कुछ लगानी बंद कर देता है। तो क्रीम और गोली तो खाएगा नहीं वो जब ठीक हो गया। एक ही चीज़ है वो जो लगातार कर सकता है वो पाउडर है कि वो पाउडर आप लगाते भी बोलोगे उसको लगाने को तो वो लगा भी सकता है लगातार में, इससे रिकरेंस नहीं फैलेगा। तो इसके अलावा जो फंगल ये तो हो गया जो अपना डर्मेटोफाइटोसिस है रिंगवर्म है। इसके अलावा जो दूसरे फंगल इन्फेक्शन है वो होते एक कैंडाइडा इन्फेक्शन है जो बहुत कॉमनली होता है। कैंडाइडा इन्फेक्शन भी ओरल में ज़्यादा होता है और जेनाइटल 2 ही जगह होता है। और ओरल के अलावा कई बार जो पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है तो उसको इसोफेजियल भी हो जाता है। इसोफेजियल कैंडिडियासिस यूजुअली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज और HIV वाले पेशेंट को ज़्यादा मिलती है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक होता है इसका वाइट इची मल्टीपल वाइट पैचेस मिलेंगे आपको ओरल कैविटी में। और इचिंग, अब ओरल कैविटी में इतनी ज़्यादा इचिंग होती नहीं है तो नॉन इचिंग भी हो सकते हैं। सोर थ्रोट से ही प्रेजेंट करता है पेशेंट सोर थ्रोट वाले पेशेंट आते हैं। अगर पेशेंट का आपको ओरल जल्दी ये बच्चों में मिलते हैं, है ना, चाइल्ड में यूजुअली मिलते हैं, एडल्ट्स में तो यूजुअली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होगा तो ही मिलते हैं। तो बच्चा अगर बोल रहा है कि उसको मुंह में दिक्कत हो रही है, थ्रू गड़कने में दिक्कत हो रही है, सोर थ्रोट हो रही है, तो आप उसका ओरल कैविटी देखो, उसमें अगर वाइट मल्टीपल पैचेस हैं तो एक कैंडाइडा की डायग्नोसिस बना सकते हैं, उसको एंटीफंगल से बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाता है। जेनाइटल जो कैंडिडियासिस होती है उसके लिए भी यूजुअली तो फीमेल्स में ही होती है, मेल्स में बहुत कम ही देखने को मिली है। इसमें भी वही रहता है, इची थिक जेनाइटल सिक्रीशंस मिलते हैं और बिल्कुल टिपिकल चौकी वाइट सिक्रीशन मिलता है। तो अगर चौकी वाइट थिक इची सिक्रीशंस मिल रहे हैं इसको तो जेनाइटल कैंडिडियासिस की डायग्नोसिस बना के उसको ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं। इसके अलावा फिर म्यूकोरमाइकोसिस है। म्यूकोरमाइकोसिस जो है वो डीप इन्फेक्शन करा देता है। लंग्स में भी होता है सर? क्या लंग्स में होता ही है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जैसे इसोफेजियल कैंडिडियासिस होती है, लंग्स में भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, वो फंगल इन्फेक्शन यूजुअली उसी का होता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन कुछ एक्सरे में दिखता नहीं है, एक्सरे में कहाँ दिख जाएगा फंगल इन्फेक्शन? नहीं समझ में आ रहा। नहीं, एक्सरे में दिख जाएगा, वो तो फिर लंग बायोप्सी से ही क्लियर होगा कि उसमें फंगल इन्फेक्शन है या नहीं है। उससे अच्छा मेडिसिन ही दे दो। मेडिसिन ज़्यादातर सभी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज देखा ही होगा, मैंने मदर को भी देखा होगा, उनको दे ही रहे हैं। जितने भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो तो उनको फंगल इन्फेक्शन ना हो इसलिए एंटी फंगल पहले दे देते हैं। म्यूकोरमाइकोसिस जो है ये डीप इन्फेक्शन फैला देता है, ये बहुत रेजिस्टेंस टाइप का है। नॉर्मल जो एंटी फंगल है वो इसलिए काम करती नहीं है, इसलिए यही है कि ये इसको ब्लैक फंगस भी बोलते हैं, क्योंकि एक वही जिसकी हाइट भी होती है ब्लैक कलर की होती है और लगातार फैलती जाती है। जैसे टीनिया इन्फेक्शन है, टीनिया इन्फेक्शन भी जब तक अपन ट्रीट नहीं करो लगातार फैलती जाएगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है इसमें इचिंग नहीं होती, इसमें बस ये फैलता जाता है लगातार, है ना, इसलिए इचिंग नहीं होती, इसलिए अपन कई बार डायग्नोस नहीं कर पाते। कोविड में भी इसका डायग्नोसिस ना बन पाने का यही कारण था
कि एक तो इचिंग नहीं होती थी और सीधे डीप इन्फेक्शन कराता था, सुपरफिशियल कोई इन्फेक्शन कराता ही नहीं था। डीप इन्फेक्शन है वो अंदर ही अंदर बढ़ता जाता था, अंदर ही अंदर बढ़ता जाता था। जब पेशेंट को जैसे सिम्टम्स आने लगते थे, यूजली ये उसी एरिया में क्यों होता था, उसी नोज के अंदर ही ब्लॉक कर रहा था। हालांकि होता ये सब जगह है, आंख में, पैर में, सब जगह से हो सकता है। कोविड में टिपिकली वहीं पे इसलिए हो रहा था क्योंकि जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्टिव एरिया वही था, सर्दी जुकाम ही था उसको। नोज यूजली नोज ब्लॉक हो रही थी, पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो रहा था और वही स्टेरॉइड का यूज ज्यादा कर रहे थे अपन। स्टेरॉइड का यूज ज्यादा करने से उसमें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज और बढ़ जाता, तो वहाँ इसको एरिया मिल जाता है पैदा करने के लिए। ऑक्सीजन जो वो था फ्लो देते थे, वो भी बहुत समय तक रखा रहता था, उसमें भी कई बार फंगल इन्फेक्शन हो जाता था, तो वहां से फैल जाता था। तो इसका वही कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये अंदर ही अंदर फैलता जाता है, बिना उसके ठीक करता नहीं, और पूरा ये बोन को भी इरोड कर देता है अंदर। जब तक उसको ट्रीट नहीं करोगे वो फैलते ही जाएगा। तो इसको बिल्कुल एक मार्जिन, जैसे यहाँ तक फैला है तो उसकी एक अलग मार्जिन से उसको एक्सरसाइज करना पड़ता है। तो इसका ट्रीटमेंट एंटी फंगल तो देना ही है, देना ही। एंटी फंगल के साथ साथ जो इतनी मार्जिन से उसको पूरा क्लियर करना रहता है, तो उसको सर्जरी भी करनी रहती थी। इसमें भी बहुत लंबा ट्रीटमेंट है, पोसाकोनाजोल और एम्फोटेरेसिन भी देते हैं, ये इसके लिए साइड इफेक्टिव है। बाकी कोई सी भी ड्रग है वो इसमें इफेक्टिव नहीं है म्यूकोरमाइकोसिस में। सुपरफिशियल जो भी है, आइट्राकोनाजोल, वरीकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, कोई भी इफेक्टिव नहीं है। सिर्फ एक पोसाकोनाजोल थी, ये दोनों ड्रग उस समय अवेलेबल हो ही नहीं रही थी, सबसे बड़ी दिक्कत यही थी। इनका बहुत लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है। एम्फोटेरेसिन भी, लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन भी यूज करते थे, लगभग 5,000 का तो इंजेक्शन आता था। ये अपने यहाँ डीएस में हुआ था सर, अवेलेबल नहीं हुआ एम्फोटेरेसिन, यूज किया था। यूज एक तो पेशेंट तो किया था, लेकिन बाहर से बुला के किया था, लेकिन उसका जो नॉर्मल डोज है वो लग नहीं पा रहा था। बहुत हाई डोज देते रहते हैं, लगातार दिन में 2 से 3 बार लगना रहता था, और कम से कम 21 दिन की कंटिन्यूस थेरेपी थी। और ऐसे ही पोसाकोनाजोल का तो लगभग 3 से 4 महीने का कोर्स है, कंटिन्यूसली देना रहता। तो ये दोनों ड्रग्स बहुत कॉस्ट इफेक्टिव थी, फिर गवर्नमेंट में अवेलेबल हो गई थी हार्ट सेंटर में, तो उसको हार्ट सेंटर रेफर कर दिया। मेन इसका ट्रीटमेंट सर्जिकल भी है ना, आप अकेले ड्रग्स से काम नहीं कर सकते हो, उसका पूरा सर्जिकल डेब्राइटमेंट करना पड़ेगा जितनी फंगल हाइव की है। तो सर्जिकल डेब्राइटमेंट हार्ट सेंटर पे ही हो रहा था। ये आई ऑर्बिटल में क्यों हो रहा था? हैं? आई ऑर्बिटल में आई में तो वो यहीं से अंदर जाके अंदर इन्वेट करता जाता था, वो ऊपर इन्वेट करता था तो आई में पहुंच जाएगा, नीचे इन्वेट करेगा तो यहाँ मुंह में चले जाता था। तो मुंह से भी तो कई बार लोगों की सर्जरी करनी पड़ रही थी। बहुत ही बेकार है। यूजली ये कोविड में नहीं, कोविड के पहले भी हमने बहुत सारे पेशेंटों में देखा है जो क्रोनिक डायबिटिक, क्रोनिक स्मोकर, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, उन लोगों को पहले भी देखा गया है ये इन्फेक्शन यूजली यहीं पे इस एरिया है ना, इस एरिया में एक ब्लैकिश पैच से प्रेजेंट करता है। अगर ब्लैकिश पैच नॉन हेरी और लगातार इन्वेट करता है, उन लोगों को हमने देखा है, उनका भी फिर ट्रीटमेंट आगे सर्जिकल ही ट्रीटमेंट था। सर्जिकल पूरा एरिया जो है डेब्राइटमेंट करना पड़ता था उसको। बस ठीक है, फंगल इन्फेक्शन